सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एंजाइम के सामान्य लक्षण और जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किस किस आधार पर किया गया था उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। एंजाइम कमीशन जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईसी कहते हैं, उन्होंने जितने भी जो एंजाइम पौधों में पाए जाते हैं उसका वर्गीकरण किया गया या मुख्य क्लासेस उनकी बताई, और उन क्लासेस को या अपन ये कह सकते हैं कि उन एंजाइमों को 6 क्लासेस में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। और वो 6 क्लासेस कौन कौन सी है, उनमें क्या करेक्टर होते हैं और कौन कौन से एंजाइमों को उनमें सम्मिलित किया गया है, आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भी एंजाइम हैं उनको मुख्य रूप से 6 क्लासों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली जो क्लास है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। हिंदी में हम लोग उसे ऑक्सीकरण और अपचयन करने वाले एंजाइम हैं, या ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उनको इस क्लास में रखा गया है। इस क्लास में 222 एंजाइम सम्मिलित किए गए हैं, और ऐसे एंजाइम जो इस ऑक्सीडो रिडक्टेज में रखे गए हैं अपने क्रियाधर को, सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन के योग, हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन के निष्कासन द्वारा ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन होगी। ऑक्सीडो रिडक्टेज को मुख्य पुनः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या 3 इसके और ग्रुप बनाए गए हैं, 3 वर्ग और इनमें बनाए गए हैं। तीनों वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सीडो है तो ऑक्सीडेज, ये सबसे पहला ग्रुप है ऑक्सीडेज। इसमें क्रियाधर से हाइड्रोजन का आणविक ऑक्सीजन को स्थानांतरण कर वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं। और दूसरा अपन इसमें यह भी कह सकते हैं कि ये क्रियाकारक को या सबस्ट्रेट को आणविक ऑक्सीजन की सहायता से सीधे ही ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन का जो है वो आणविक ऑक्सीजन को स्थानांतरण होगा। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज और ऑक्जिलेट ऑक्सीडेज। अब आप देखें कि ये एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन का एक परमाणु मिला गया, तो ये जो अंतिम अपने यही कहा कि क्रियादर से हाइड्रोजन का आणविक ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी हुई है उसमें ऑक्सीजन को स्थानांतरण हो गया, तो ये सबस्ट्रेट आपका अलग प्रोडक्ट बन गया और ये जल का निर्माण हो गया। और दूसरी अभिक्रिया में किसका निर्माण हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑक्सीडेजेज जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं। दूसरी जो सब क्लास है इसकी, उसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेज में रखते हैं। ये भी ऑक्सीडो रिडक्टेज का टाइप है। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्रियाकारक में से हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं पहले और फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। आप ये देखें, ये क्रियाकारक को दिखा रखा है RH2 जिसको हमने लिख रखा है, तो इसमें से हाइड्रोजन का जो निष्कासन है वो यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार के जो एंजाइम हैं उसमें मुख्य रूप से सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सारे एंजाइम जब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस की जो भी क्रियाएं पढ़ेंगे तो उनके अंदर ये सभी एंजाइम कहीं ना कहीं उपयोग में आएंगे। तो दूसरा जो टाइप है ऑक्सीडो रिडक्टेज का, तो वो था डिहाइड्रोजिनेज। अब जो तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है उसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज का तीसरा टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टेज एंजाइम। ये क्रियाधर में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को हटा देते हैं। इस प्रकार के जो भी एंजाइम होंगे ये काम करेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है नाइट्रेट रिडक्टेज। आप ये देखें कि ये नाइट्रेट और NaDH2 के साथ में, ये आप देखें ये नाइट्राइट का निर्माण हो गया और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को जोड़ने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार की जो विक्रिया होती है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का रिडक्टेज का एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में 3 सब क्लासेस हैं, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, और तीनों के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है उसमें यह है कि एक में ऑक्सीजन को स्थानांतरण करके जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होगा, दूसरे में हाइड्रोजन को हटाया जाता है, और तीसरे में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, जो पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब दूसरा जो हम टाइप जो ले रहे हैं वो है ट्रांसफेरेज, जिसको हम लोग ट्रांसफरेज, और ये एंजाइम जो होते हैं एक अणु से दूसरे अणु पर समूह का स्थानांतरण करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त होता है। इस वर्ग में ट्रांसअमाइनेज और काइनेज प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं, और इस पूरे ग्रुप में 238 एंजाइम को सम्मिलित किया गया है। एक एग्जाम्पल द्वारा देख सकते हैं, जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो पहली अभिक्रिया है उसमें आप क्या आएगा कि ग्लूकोज
एटीपी की मदद से और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और एडीपी का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ये देखें कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फेट ग्रुप, वो फॉस्फेट किसको ट्रांसफर हो गया, प्रोडक्ट में ग्लूकोज को ट्रांसफर हो गया। तो अपने पास जो निर्माण बना या अपने पास जो प्रोडक्ट बना उसमें हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो समूह का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने कर दिया। एक और एग्जांपल देखें, ग्लूटामिक एसिड और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। हम लोग एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये आएगा। नाइट्रेट मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक में आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, उसमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। और ट्रांस एमाइनेज का मतलब जो ग्रुप ट्रांसफर होता है एक समूह से दूसरे समूह में, वो कौन सा ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, और एक एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो 2 एग्जाम्पल हमने लेके ट्रांसफेरेज की। तीसरा जो एंजाइम है वो है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज के अंदर कुल मिला के 213 एंजाइमों को सम्मिलित किया गया है, और ये एंजाइम विभिन्न प्रकार के जो बंध होते हैं उसको जल की मदद से तोड़ते हैं, अर्थात पदार्थों का जल अपघटन करते हैं। और जितने भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें प्रोटीनिएज, एस्टेरेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लिएज, ये सारे के सारे हाइड्रोलेजेज के अंदर सम्मिलित किया गया है। ये जल की मदद से बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करते हैं। एक एग्जांपल आप देखें, सुक्रोज है, और वाटर की उपस्थिति में सुक्रेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। एक एंजाइम अपन इसमें इसको सम्मिलित करके या इससे इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब आप देखें कि जैसा अब हमने जो 3 एंजाइम पढ़े, 3 एंजाइम में से हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे रिएक्शन द्वारा कि किस प्रकार से होते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज का दूसरा टाइप है डीहाइड्रोजिनेज। तो आप ये देखें कि ये एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में ये देखें, ये आप हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आयनों का यहाँ पे इस पदार्थ से इस दूसरे प्रोडक्ट में यहाँ क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो डीहाइड्रोजिनेज में हमें ये लिखा कि ये क्रियादर्श से ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन को हटाते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये मुख्य रूप से लैक्टेट किस में बदल रहा है, पाइरूवेट में कन्वर्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसका कि जब हमने एंजाइम का पहला टाइप पढ़ा था उसमें ये आया था। तो ये लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये देखें आप, इसकी मदद से हाइड्रोजन है वो ये लिखा डिसएसोसिएशन ऑफ एज ए हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये रहा रिमूवल ऑफ डीहाइड्रोजिनेज में आप देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा जो हमने पढ़ा था ट्रांसफेरेज में हमने बताया था कि एक ग्रुप का ट्रांसफर दूसरे ग्रुप पर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखें एस्पार्टिक एसिड और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण बनाते हैं जिसको अपन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड और ग्लूटामाइन, ये भी नाइट्रेट रिडक्टेज में आएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ अभिक्रिया के दौरान ये जो अमीनो ग्रुप है यहाँ ये इस एस्पार्टेट से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो दोनों का जो अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है वो दूसरा होगा। तो अमीनो ग्रुप है एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरित होता है, जो कि किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ट्रांसफेरेज का। तीसरा हाइड्रोलेज के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। हाइड्रोलेज के अंदर 1-2 एंजाइम और आप याद रख सकते हो। एक आप माल्टेज एंजाइम याद रख सकते हैं, माल्टोज ब्रोकन टू 2 ग्लूकोज, और एक लाइपेज जिसका कि एग्जाम्पल बताया। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो लिपिड जो है वो लिपिड या जिसको हम लोग फैट भी कहते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करेगा। अब चौथा जो क्लास है एंजाइम की वो मुख्य रूप से जिसको हम लाइसेज कहते हैं, 117 एंजाइमों को सम्मिलित किया गया है। ये एंजाइम भी विभिन्न प्रकार के बॉन्ड को तोड़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोलेज अपने एंजाइम पढ़े थे उसमें भी विभिन्न प्रकार के बॉन्ड को तोड़ा जाता था, लेकिन उसमें वाटर का प्रयोग होता था। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बिना जल के प्रयोग किए हुए बॉन्ड तोड़ने का कार्य कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन के साथ अन्य कोई बॉन्ड हो सकता है। मुख्य रूप से जो लाइसेज में सम्मिलित किए गए हैं उसमें फ्यूमेरेज, कार्बोक्सिलेज और एल्डोलेज, ये 3 एंजाइम सम्मिलित है जो कि आगे अभिक्रियाओं में बार बार आएंगे। एक एग्जाम्पल है आपको देर का फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें रिएक्शन आएगी। एल्डोलेज जो कि एक टाइप है लाइसेज का, इसकी मदद से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये जो कंपाउंड है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, और इसमें ब्रेक डाउन होने से 2-3 कार्बन के कंपाउंड का निर्माण होता है। 3 कार्बन का DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 कार्बन का
फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हम लोगों ने ये चौथा जो टाइप है वो पढ़ा लाइसेस का। पांचवा जो टाइप है एंजाइम का उसको हम बोलते हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होगा, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे एंजाइम जो है, हिंदी में हम इसको समावयवी परिवर्तन कहते हैं, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, मतलब जो सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट होगा उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो समान होगा, लेकिन जो संरचनात्मक जो रीअरेंजमेंट है उसमें परिवर्तन होता है। क्या परिभाषा दे रखी है, ये एंजाइम क्रियाधर अणु में सिर्फ समावयवी परिवर्तन करते हैं। आइसोमरेज, एपिमेरेजेज और रेसिमेज, ये 3 एग्जाम्पल है। आप देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमरेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। सिर्फ रीअरेंजमेंट हो गया, दोनों का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो दोनों का समान होता है। तो इस प्रकार के जो एंजाइम है इसमें कुल 47 एंजाइम को सम्मिलित किया गया है। और सबसे लास्ट में जो एंजाइम है जो 6 नंबर पे रखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटेज या लाइगेज एंजाइम। इसमें भी 47 एंजाइम को सम्मिलित किया गया है। ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोलेज, जिसको हम लाइसेस कहते हैं, जिसमें बॉन्ड को तोड़ा जाता है, इन एंजाइम की मदद से विभिन्न प्रकार के बॉन्ड का निर्माण होता है। कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, आदि का सिंथेसिस कर सकते हैं। कौन कौन से एंजाइम है, आर्जिनिन सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज, या जब अपन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो डीएनए जो सिंथेसिस होता है जिसमें उसमें भी डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है उसकी मुख्य भूमिका होती है। एक एंजाइम एक रिएक्शन द्वारा आप देख सकते हैं एस्पारेटिक एसिड और अमोनिया और एटीपी की उपस्थिति में एस्पार्जिन का निर्माण होता है, और इसमें जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, सिंथेटेज एंजाइम। तो कुल मिला के एंजाइम की जो 6 क्लासेस है वो उनके बारे में हमने अध्ययन किया, किस किस क्लास का मुख्य रूप से क्या क्या लक्षण है। ये लाइसेज एंजाइम के बारे में हम लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, या वापस रिपीट कर लेते हैं। ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर, बिना पानी को जोड़े हुए इसमें निर्माण होता है। मुख्य रूप से डीकार्बोक्सिलेज इसमें सम्मिलित है। रिमूवल कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू रिलीन कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ जो है जिसका भी मैंने बताया कि इसमें आप सिर्फ देखें कि स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों में एक समान है। आप देखें कि सिर्फ थोड़ा सा संरचनात्मक रूप से इसमें परिवर्तन हुआ है। इस डायग्राम को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो एंजाइम है वो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम है, वो सम्मिलित किया गया है। और 6 जो एंजाइम जो हमने लाइगेज के बारे में पढ़ा था, तो लाइगेज में आपको ये भी ध्यान रखना है, कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग एटीपी का इसमें प्रयोग होता है। और डीएनए लाइगेज इज इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर लाइगेज एंजाइम की मुख्य भूमिका है। तो हम लोग एंजाइम के 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। इसमें एंजाइमों के मुख्य लक्षण, एंजाइमों की खोज, एंजाइमों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो, और नामकरण या क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, और मुख्य रूप से 6 क्लासेस कौन कौन सी है उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।